प्यारे बच्चों, मैं जेके सर डाउटनेट पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों आज हम बात करने वाले हैं जेई में कक्षा 12वीं का, जिसके संबंध एवं फलन, जिसको हम किस नाम से भी जानते हैं बच्चों, रिलेशन एंड फंक्शंस के नाम से भी। आज बच्चों हम संबंध एवं फलन में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कर्मित युग्म। जी हाँ बच्चों, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बोला था कि हम कर्मित युग्म और साथ ही साथ बच्चों समुच्चयों का कार्तीय गुणन पर बात करेंगे और लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमने बच्चों लास्ट लेक्चर्स में क्या क्या पढ़ा था उसके बारे में रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। तो आपको पता होगा कि बच्चों हमने कल सबसे पहले पढ़ा था समुच्चय, जिसको हम सेट के नाम से भी जानते हैं। समुच्चय क्या होता है? समुच्चय होता है वस्तुओं या अवयवों का सुपरिभाषित संग्रह। ठीक है बच्चों, जैसे अगर मैं कोई एक समुच्चय दूं, ए बराबर, इसको मैं लिख सकता हूं AEIOU। अब आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे मैंने इस संग्रह किसका संग्रह लिखा है। तो आप सब मुझे बोल सकते हैं कि सर ये संग्रह आपने लिखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वर होते हैं, सबसे मैं ब्रह्मांड के किसी भी कोने में चला जाऊं, किससे भी पूछूं, मुझे यही जवाब मिलेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर क्या होते हैं, AEIOU। अगर मैं ब्रह्मांड के किसी भी कोने में जाके मैं पूछूं कि बताओ नेचुरल नंबर क्या क्या होते हैं, तो मुझे यही जवाब मिलेगा 1 2 3 4 5। क्या मुझे यही जवाब मिलेगा? जो काउंटेबल नंबर होते हैं। क्या होते हैं? जो काउंटेबल नंबर होते हैं। तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से बच्चों हमें यहाँ पे समुच्चय के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब मैंने समुच्चय की आपको निरूपण बताए थे। समुच्चय के निरूपण दो प्रकार से होते, एक रोस्टर निरूपण और एक समुच्चय निर्माण निरूपण। ठीक है, समुच्चय निर्माण रूप। तो रोस्टर रूप में सबसे पहले बात करते हैं कि अवयवों में कोमा लगा के पृथक करते हैं और मंझले ब्रैकेट में बच्चों इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये होता है रोस्टर रूप। क्या होता है बच्चों? रोस्टर रूप। ध्यान रखना, क्या करते हैं इसमें, अवयवों को क्या करते हैं, जल्दी से बताइए। अवयवों को कोमा लगा के पृथक करते हैं और मंझले ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। ये होता है रोस्टर रूप। और यहाँ पे बात करूं तो सर ये भी रोस्टर रूप है। तो समुच्चय निर्माण रूप क्या है? समुच्चय निर्माण रूप की बात करूं तो बच्चा हम अवयवों में एक समान गुण होता है, किसी भी समुच्चय में अवयवों में एक समान गुण होता है। अब यहाँ पे मैंने एक्स लिख दिया। बच्चों ने पूछा था लास्ट क्लास में कि सर ये एक्स क्या होता है। एक्स बच्चों एक चर होता है जो सभी अवयवों को प्रदर्शित करेगा। अब यहाँ पे मैं कह दूं कि एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एक्स क्या है? एक्स क्या है? नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पे पता है ये समुच्चय इसको व्यक्त करता है। ये होता है बच्चों समुच्चय निर्माण रूप। ये क्या होता है? समुच्चय निर्माण रूप। क्या होता है? समुच्चय निर्माण रूप। आपको मैं कल इसके बारे में सारा डिस्क्राइब किया था बच्चों, पूरा डीपली मैंने बताया था। समुच्चय निर्माण रूप में अवयवों को एक चर मान के और उस चर को क्या करते हैं, किसी गुण से व्यक्त करते हैं। यहाँ पे गुण क्या है एक्स का? चर का गुण क्या है? नेचुरल नंबर। मतलब यहाँ पे एक्स क्या हो सकता है? नेचुरल नंबर हो सकता है। इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों ये चीजें हमें आनी चाहिए। अब समुच्चय वेल डिफाइंड क्या होना चाहिए? अवयवों का सुपरिभाषित संग्रह। ठीक है, बच्चे बोलते हैं कि सर सुपरिभाषित का मतलब, मैं कहूंगा बच्चों जो पहले से ही परिभाषित हो। अगर मैं कहूं भारत के खूबसूरत लोग, तो ये पहले से ही परिभाषित नहीं है। सब अलग अलग कहेंगे कि सर मैं भारत का सबसे ज्यादा खूबसूरत हूं, किसी और से पूछूं तो वो कुछ और बताएगा। ठीक है, अगर मैं कहूं भारत के 5 महान वैज्ञानिक, तो यहाँ पे कोई आप एक डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो कि हाँ सर ये हो गए। ठीक है बच्चों, रोस्टर रूप समुच्चय निर्माण रूप हो गया। अब मैंने आपको बताया था समुच्चयों के प्रकार, याद है? समुच्चयों के प्रकार, सबसे पहले रिक्त समुच्चय था। ठीक है, फिर एकल समुच्चय था। रिक्त समुच्चय एक भी अवयव नहीं होना चाहिए। ठीक है, फाई जिसको निरूपण करते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था एकल समुच्चय में एक ही अवयव होना चाहिए। परिमित समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित होनी चाहिए। अपरिमित समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अनंत तक होनी चाहिए। ये कौन सा है? अपरिमित है, परिमित है? जल्दी से बताइए, ये परिमित है, अपरिमित है? आप बोलोगे सर ये अपरिमित है, अवयवों की संख्या अनंत तक जा रही है।
बच्चों ने पूछा था सर तारों का संग्रह क्या है? अरे अपरिमित है, अपरिमित है, जिनको गिना ही नहीं जा सकता। ठीक है, अगर बच्चों इसी तरीके से मैंने आपको फिर बोला था कि समान समुच्चय जिसमें दो समुच्चयों में अवयवों की संख्या के साथ साथ अवयव भी समान हो, उसे हम क्या कहते हैं? समान समुच्चय। और तुल्य समुच्चय की बात करें तो तुल्य समुच्चय क्या होता है? जिनमें अवयवों की संख्या सिर्फ बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अवयवों की संख्या बराबर हो, उनको हम क्या कहते हैं? तुल्य समुच्चय। ठीक है, फिर मैंने आपको कुछ संक्रियाएं बताई थी, जैसे दो समुच्चय है, दो समुच्चयों में अगर बच्चों हम उभयनिष्ठ लेते हैं तो हम इंटरसेक्शन सर्वनिष्ठ का यूज करते हैं। अगर मैं यहाँ पे संग लूंगा, इसको हम यूनियन बोलते हैं। अगर मैं कहीं कहूं कि ए मेरा समुच्चय है लेकिन मुझे ए के अवयव नहीं चाहिए, तो मैं क्या कहूंगा? ए डैश, मतलब इसको क्या कहते हैं? ए का पूरक। ठीक है बच्चों, और अगर मैं यहाँ पे ए माइनस बी कर दूं, अगर यहाँ पे बच्चों में ए माइनस बी कर दूं, ए माइनस बी का मतलब क्या हो जाएगा कि मेरे ए के अवयव मैंने रखे हैं, अगर ए में बी के अवयव भी आ रहे हैं तो उन सबको निकाल दो। ए में अगर बी के अवयव आ रहे हैं तो उन सबको निकाल दो। बच्चों ने कहा था कि सर ये पूरक समुच्चय थोड़ा समझ में नहीं आया, तो देखिए बच्चों, ए बराबर है आपके पास 1 2 3, और अगर यहाँ पे सार्वत्रिक समुच्चय यू कोई मैंने ले लिया 1 2 3 4 5। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए ए डैश का मान, आपको बताइए ए का पूरक। तो ध्यान रखना, ए के अवयव को हटा के बाकी सारे अवयव लिख दो जो सार्वत्रिक समुच्चय में है। तो क्या क्या आएंगे बच्चों? 1 2 3 को हटा दिया और यहाँ पे हो जाएगा 4 और 5। क्या हो जाएगा? 4 और 5। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके थे, इसमें किसी को कोई समस्या नहीं है। तो ध्यान रखना, पूरक का मतलब क्या होता है? पूरक का मतलब क्या होता है? जल्दी से बताइए। ए समुच्चय में जो अवयव आ रहे हैं वो ए डैश में नहीं आने चाहिए, ए डैश में नहीं आनी चाहिए। दूसरा बच्चों, मैंने लास्ट आपको इंपॉर्टेंट बताया था उप समुच्चय। उप समुच्चय क्या होता है? अगर कोई ए उप समुच्चय है बी का, तो हम उसको इस तरीके से व्यक्त करते हैं। इसका मतलब होगा बच्चों कि ये जो बी है, बी के अंदर ए उपस्थित है। यहाँ पे ये बी उप समुच्चय, इसके अंदर क्या आ गया? ए आ गया। अब उप समुच्चयों की संख्या की बात करें तो मैंने बोला था बच्चों, उप समुच्चयों की संख्या कितनी होती है? 2 की पावर n। जहां पे n क्या होता है? अवयवों की संख्या। जहां पे n क्या होता है बच्चों? अवयवों की संख्या। ये होती है उप समुच्चयों की संख्या। जल्दी से बच्चों आप इसको नोट कर सकते हैं। जिस बच्चे ने मेरा लेक्चर नहीं पढ़ा है वो 5 से 6 मिनट में मेरा लेक्चर देख के इसको कवर कर सकता है। उप समुच्चयों की संख्या कितना होता है बच्चों? 2 की पावर n। अगर मेरे किसी समुच्चय में 3 अवयव हैं, अगर मेरे किसी समुच्चय में 3 अवयव हैं, तो उसमें बताइए उप समुच्चयों की संख्या क्या क्या आएगी? आप बोलोगे सर उप समुच्चयों की संख्या आ जाएगी 2 की पावर 3, क्योंकि n यहाँ पे 3 है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 8। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा? 8। ओके बच्चों, क्लियर है सबको? हमेशा ध्यान रखना, रिक्त जो समुच्चय होता है वो सभी का उप समुच्चय होता है, और खुद कोई समुच्चय है वो खुद का भी उप समुच्चय होता है। क्लियर है बच्चों? चलिए, यहाँ पे ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों? कार्तीय गुणन को रिप्रेजेंट करता है। आगे इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए बच्चों, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम चैप्टर प्रोग्रेस के बारे में देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो समुच्चय बच्चों हमने कर लिया, इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होगी। ध्यान रखना बच्चों, आप कहें कि सर समुच्चय के अब मैं सारे क्वेश्चंस कर लूंगा, मैं कहूंगा नहीं, अभी आप समुच्चय के सारे क्वेश्चंस नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको समुच्चय उतना ही बताया है जितनी आपको जरूरत थी। ओके, चलिए आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले कार्तीय गुणन। किसका? समुच्चयों का कार्तीय गुणन। ठीक है, मतलब ए समुच्चय और बी समुच्चय है तो ए क्रॉस बी क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, कर्मित युग्म के साथ मेरा जो मेन टॉपिक है वो यही है। इसके बाद बच्चों आपको पता है कि हम इसके नेक्स्ट लेक्चर से संबंध स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो बच्चों संबंधों का प्रांत परिसर, फिर संबंधों के प्रकार आएगा, और मैं आपको इससे लास्ट लेक्चर में सारी चीजें बता चुका था। फलन आएगा बच्चों, फलन का क्या हो जाएगा? सप्रांत, प्रांत एवं परिसर। फिर हम बात करेंगे महत्वपूर्ण फलनों की, जिसमें हम बहुत सारे ऐसे फलन देखेंगे जिनके प्रांत एवं परिसर में बच्चों को हमेशा दिक्कत होती है। ठीक है,
फिर हम बात करेंगे फलनों के वर्गीकरण की, ठीक है, इसमें किसी को कोई समस्या नहीं। फिर बच्चों हमारा टॉपिक आता है संयुक्त फलन या फलनों का संयोजन, फिर सम एवं विषम फलन पे बात कर लेंगे। और इसके बाद बच्चों हम यहाँ पे आवर्ती फलन, फिर यहाँ पे बात करेंगे प्रतिलोम फलन की, और फिर बच्चों यहाँ पे बात होगी फलनीय समीकरण की, और लास्ट में हम देखेंगे फलनों के आरेखों का रूपांतरण। जी हाँ, आरेखों का रूपांतरण, ठीक है, किसके? फलनों के आरेखों का रूपांतरण। तो ये हमारे बच्चों चैप्टर का पूरा यहाँ पे सारे जो मैंने आपको बता दिया जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। कौन से चैप्टर में? संबंध एवं फलन में। चलिए बच्चों, तो आज हम क्या सीखने वाले हैं इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लें। चलिए, आज बच्चों हम सबसे पहले पढ़ेंगे कर्मित युग्म। कर्मित युग्म क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जी हाँ, समुच्चयों का कार्तीय गुणन, और इसके ऊपर बच्चों हम उदाहरण भी करने वाले हैं। कल के लेक्चर में बच्चे ने मैंने आईआईटी का क्वेश्चंस करवाया था, और बच्चे ने कहा था कि सर ये मेथड गलत है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं हमेशा उस मेथड को फॉलो करता हूं, या हमेशा आंसर उस मेथड से लाने की कोशिश करता हूं जिससे कि क्वेश्चन फास्ट हो जाए, ठीक है। तो बच्चों मेथड गलत नहीं होता है, हो सकता है कि आपको बुक्स में लंबे मेथड से दे रखा हूं, मुझे वो मेथड सही लगा तो मैंने उस मेथड से कर दिया, ठीक है। रॉन्ग और राइट आप इसमें नहीं कह सकते हैं। ओके बच्चों, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर्स को, और एक उदाहरण के साथ यहाँ पे देखेंगे कि हमने जो कल पढ़ा उसमें क्या आपको कुछ समझ में आया, और जो किसी को संक्रियाओं में दिक्कत होगी यहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास उदाहरण क्या है बच्चों, यहाँ पे यूनिवर्सल। आपको क्या दे रखा है यहाँ पे? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब सार्वत्रिक समुच्चय होता है, जिसमें बाकी सारे जो समुच्चय होते हैं उसके उप समुच्चय होते हैं, मतलब वो सारे समुच्चय इसके अंदर समाहित हो जाते हैं। तो यूनिवर्सल आपको क्या दे रखा है? यूनिवर्सल यू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब सिंपल सा कंसेप्ट है, 1 से लेके 10 तक मुझे गिनती दे रखी है, नेचुरल नंबर दे रखे हैं, ठीक है। इसमें किसी को कोई समस्या नहीं। अब मैं यहाँ पे ए की बात करूं, तो ए मुझे कितना दे रखा है? 1 2 5। इसमें भी किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे बी की बात करूं तो बी बच्चों यहाँ पे कितना है? 6 और 7। अब यहाँ पे मुझे जरूरत किसकी है? मुझे जरूरत है ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब होता है उभयनिष्ठ, ठीक है। दोनों में जो उभयनिष्ठ आ रहे हो उसको लेने हैं अवयवों को। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? बीच में जो आपको उल्टा यू नजर आ रहा है, इसका मतलब होता है उभयनिष्ठ या सर्वनिष्ठ, ठीक है, ध्यान रखना। उभयनिष्ठ ए और बी डैश का मुझे उभयनिष्ठ चाहिए। अब मैं यहाँ पे बी डैश की बात करूं बच्चों, बी डैश याद आया कुछ? बी डैश का मतलब पूरक समुच्चय। जी हाँ बच्चों, पूरक समुच्चय, राइट, बिल्कुल सही। अब यहाँ पे बी डैश में कौन कौन से अवयव होंगे? सर जो बी में अवयव आ रहे हैं उन सबको छोड़ के बाकी सारे लिख दो। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। 6 और 7 की बात करूं तो मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि ये बी में आ रहे हैं, और बी का बी डैश से 36 का आंकड़ा है। अगर बी में कोई अवयव दिख गया तो वो बी डैश में बिल्कुल नहीं दिखेगा बच्चों। ये क्या होता है? पूरक। ये क्या है? बी का पूरक, ध्यान रखना। अब जिस बच्चे को समस्या थी कल के लेक्चर में अब क्लियर हो गई होगी। तो 1 2 3 4 5, उसके बाद बच्चों 6 7 को हटा दूंगा, 8 9 और साथ ही साथ 10, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों में देखता हूं कि मुझे 2 समुच्चयों की जरूरत है। किस किस की? ए इंटरसेक्शन बी डैश की। ए इंटरसेक्शन का मतलब सर्वनिष्ठ बी डैश की। तो दोनों में कॉमन कौन कौन से आ रहे हैं? तो मैंने यहाँ पे ए पर पहले तो क्या किया? एक बॉक्स बनाया, ठीक है, और बी डैश पर मैंने एक बॉक्स बनाया। अब मैं यहाँ से मैच करता हूं कि क्या कौन कौन से यहाँ पे अवयव उभयनिष्ठ आ रहे हैं, कौन कौन से अवयव उभयनिष्ठ आ रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चों ए की बात करें, 1, यहाँ पे 1 आ गया, फिर इसके बाद 2 भी आ गया, 5 भी आ गया। ये आपको यहाँ पे अवयव मिले हैं। कौन कौन से बच्चों?
ए और बी डैश में दोनों में मिलने चाहिए। ये होता है सर्वनिष्ठ उभयनिष्ठ। आपको ये चीजें आती होगी बच्चों, और आप बहुत ही आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। क्या इसका आंसर हो जाएगा बच्चों? जल्दी से बताइए। इसका आंसर हो जाएगा सर 1, 2 और 5। ये सर यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा। ये यहाँ पे बच्चों हमें आंसर मिलेगा। ठीक है, ये यहाँ पे हल मिलेगा। ए और इंटरसेक्शन बी डैश। तो पूरक का मतलब समझाने के लिए मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चंस लिया है। ओके, इसमें किसी को कोई समस्या, कोई डाउट हो तो जरूर बताइए, नहीं तो हम आगे के लेक्चर्स और आगे के स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, जो कि क्या है हमारा बच्चों? कर्मित युग्म। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करें कर्मित युग्म क्या होता है। बहुत ही काम की चीज है, क्योंकि कर्मित युग्मी किसको डिफाइन करता है आगे चल के? ठीक है, दो समुच्चयों के कार्तीय गुणन को। जी हाँ, तो कर्मित युग्म क्या होता है बच्चों? वह युग्म, यहां पे अगर मैं बात करूं तो बच्चों कर्मित युग्म होता है वह युग्म जहां वह युग्म, या आप सिंपल सा ये कह सकते हो, कहोगे सर युग्म किसका बनेगा? ध्यान रखना बच्चों, युग्म हमेशा अवयवों का बनेगा। अवयवों का वह युग्म जहां पर क्रम निर्धारित होता है। क्रम निर्धारित होता है। ठीक है, मतलब यहां पे जो क्रम होगा वो क्या होगा बच्चों? पहले से ही निर्धारित होगा। ठीक है, यहां पे जो क्रम होगा वो क्या होगा? पहले से ही निर्धारित होगा। क्रम हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। क्रम हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, अवयवों का वह युग्म जहां पर क्रम निर्धारित होता है। अर्थात युग्म का प्रथम घटक समुच्चय ए से, मैं किसी भी समुच्चय की बात कर सकता हूं। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे कोई भी दो समुच्चय है मेरे पास, तो यहाँ पे प्रथम घटक, अगर मैं यहाँ पे इसकी बात नहीं करूं, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों, युग्म का प्रथम घटक। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पे सिंपल आप वे में बात कर सकते हो। अर्थात युग्म में उपस्थित, अर्थात युग्म में उपस्थित अवयवों को, अर्थात युग्म में उपस्थित अवयवों को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता। ठीक है, अवयवों के क्रम, जी हाँ बच्चों, और ज्यादा बेटर हो जाएगा और अच्छा लगेगा। युग्म में उपस्थित अवयवों के क्रम को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। अब बच्चे बोलेंगे सर इसका क्या मतलब है, अभी भी समझ में नहीं आया? तो देखिए बच्चों, सिंपल सा कंसेप्ट है। ये आपका कर्मित युग्म है, यहाँ पे बच्चों कर्मित युग्म है। कर्मित युग्म को आप कैसे डिफाइन करते हो? छोटे ब्रैकेट में ए कोमा बी में। मैं लिखवाने में ये लिखवा सकता था, लेकिन मैंने ये नहीं लिखाया। ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे ये लिखवाने का कोई मतलब नहीं है कि वह युग्म जहाँ पे दो अवयवों को इस कोमा द्वारा पृथक किया जाता है। ठीक है, ये आपको पता है कि युग्म क्या होता है, इसमें क्रम परिवर्तित नहीं होता। ध्यान रखना, यहाँ पे बच्चों क्रम परिवर्तित नहीं होता, क्रम निर्धारित होता है। आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि सर बी को एक ही जगह लिख दें। यहाँ नोट यहाँ पे जरूर बच्चों, यहाँ पे करना बहुत जरूरी है ये। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों, ए कोमा बी,
ए कोमा बी कभी नॉट इक्वल्स टू बी कोमा ए, मतलब क्रम परिवर्तित नहीं हो सकता अगर क्रमित युग्म का प्रथम और द्वितीय घटक जो है वो आपस में परिवर्तित नहीं हो सकते हैं, आपस में परिवर्तित नहीं हो सकते हैं। क्लियर है बच्चों? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर बच्चों में बात करूं, उदाहरण के लिए बात करूं कि 2,3 क्या समान होगा? क्या समान होगा? 2,3 क्या समान होगा 3,2 के? जल्दी से बताइए बच्चों, ये कथन सत्य है या असत्य है? या आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे 2,3 क्या समान होगा 3,2 के? तो आप बोलोगे कि सर 2,3 कभी बराबर नहीं हो सकता 3,2 के, क्योंकि क्रम परिवर्तित करने पर वो क्रमित युग्म ही नहीं रहेगा। ध्यान रखना, ठीक है। क्रमित युग्म की खासियत क्या होती है कि इनका क्रम निर्धारित कर दिया जाता है। अब सिंपल सा बच्चों वर्ड में अगर मैं बात करूं, क्रमित युग्म, एक तो युग्म है मतलब 2 अवयव होंगे। क्या बच्चों? यहाँ पे देखिए, ये 2 अवयव हैं और यहाँ पे क्रमित युग्म है, इसलिए इनका क्रम भी समान है, क्रम भी चेंज नहीं होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है सबको? तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, इनका कभी क्रम परिवर्तित नहीं हो सकता। चलिए अब यहाँ पे एक बात करते हैं, अगर 2 क्रमित युग्म समान हो जाए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नोट है, यहाँ पे बहुत काम की चीज है ये। यदि 2 क्रमित युग्म, यदि 2 क्रमित युग्म समान हो, यदि 2 क्रमित युग्म समान हो तो इनका प्रथम घटक, तो इनका प्रथम घटक समान होगा तथा द्वितीय घटक भी, तथा द्वितीय घटक भी समान होगा। ये ध्यान रखना बच्चों, ये बहुत जरूरी है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, क्रमित युग्म में क्रम बराबर नहीं होता। अगर 2 क्रमित युग्म, अगर 2 क्रमित युग्म बच्चों बराबर दे रखे हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये दोनों क्रमित युग्म बराबर दे रखे हैं। ये 2 क्रमित युग्म बराबर कब होंगे? जब इनका प्रथम घटक, मतलब यहाँ पे a बराबर, यदि ये है तो डेफिनेटली ये होगा a बराबर x होगा और b बराबर बच्चों क्या हो जाएगा? y। a बराबर x होगा और b बराबर कितना हो जाएगा? y। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं, अभी आगे और उदाहरण आएंगे बच्चों, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, ये तो सिर्फ ट्रेलर है। यदि मैं कहूं कि x, y बराबर 2,0 हो तो x एंड y का मान, बच्चे कहेंगे सर ये क्वेश्चंस क्या करवा रहे हो आप IIT JEE का पढ़ाओ। अभी बच्चों आप सब्र करो, अभी आप क्लास में आए हो, आप चीजों को समझने की कोशिश करो, क्रमित युग्म के बारे में डीपली जाओ, इसके ऊपर क्वेश्चंस करो, कार्तीय गुणन क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करो। फिर हम जब संबंध फलन में कहेंगे ना, तो यहां दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो हो तो ये अगर हो तो x वह y का मान ज्ञात कीजिए, x वह y का मान ज्ञात कीजिए। अब बच्चों क्या आप मुझे यहाँ पे x और y का मान बता सकते हो? x व y का मान ज्ञात कीजिए। जल्दी से बच्चों मुझे बताइए, सिंपल सा कंसेप्ट है, x का मान कितना हो जाएगा? यहाँ से 2 हो जाएगा, y का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा बच्चों? क्योंकि प्रथम घटक दूसरे के प्रथम घटक के बराबर होगा और दूसरा बच्चों द्वितीय घटक दूसरे द्वितीय घटक के बराबर होगा। आई होप बच्चों आपको यहाँ पे कोई समस्या नहीं होगी, आपको क्लियर हो गया होगा।
समझो, मतलब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अब हम यहाँ पे इसके ऊपर उदाहरण देखते हैं कुछ, ठीक है। चलिए, सबसे पहले बच्चों यहाँ पे पहले उदाहरण की मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? आपको दे रखा है यहाँ पे 2x प्लस वाई कोमा 7 बराबर 5 कोमा y माइनस 3 हो तो x और y का मान ज्ञात करना है। अब क्या इससे सिंपल क्वेश्चन हो सकता है बच्चों? क्या इससे सिंपल हो सकता है? सर यहाँ पे क्योंकि हम जानते हैं कि दो कर्मित युग्म बराबर हो तो उनका प्रथम घटक क्या हो जाएगा? बराबर। तो 2x प्लस वाई बराबर 5 और साथ ही साथ यहाँ पे कितना हो जाएगा? y माइनस 3 बराबर 7। बच्चे बोलेंगे सर 7 बराबर y माइनस 3 लिखो ना। मैं कहूंगा यार दोनों बराबर होता है, समान होते हैं, चाहे मैं y माइनस 3 बराबर 7 लिखूं या 7 बराबर y माइनस 3 लिखूं, बात समान होती है, ठीक है। अब यहाँ पे पहले इसको सोल्व करता हूं, ये तो बहुत जल्दी हो रहा है। y बराबर 7 प्लस 3, तो y का मान कितना आया बच्चों? 10 आ गया। y का मान कितना आ गया? 10 आ गया। ये लो यहाँ पे रख दो मान, ये यहाँ पे मान रख दिया 10 बराबर 5। तो यहाँ बच्चों देख रहे हो आप 2x बराबर कितना हो गया? 5 माइनस 10। ये आगे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस का 10। तो 2x बराबर कितना हो गया बच्चों? जल्दी बताइए। माइनस का 5 हो गया। अब यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? 5/2, वो भी माइनस का। तो यहां से क्या आपको x और y की वैल्यू मिली? x बराबर मुझे मिल गया कितना? -5/2 और y बराबर मुझे मिल गया 10। ये बच्चों हमारा आंसर है। क्या किया? सिर्फ हमने यहाँ पे क्या किया? दो कर्मित युग्म मुझे बराबर दे रखे थे, कोमा लगा रखा है बच्चों। 2x प्लस वाई के बाद कोमा है, मतलब ये प्रथम घटक है, ये प्रथम घटक है, इसके बाद ये द्वितीय घटक। यहाँ पे बच्चों 5 तक ये प्रथम घटक है, फिर यहाँ पे ये द्वितीय घटक। आप कहोगे सर कैसे पता चला आपको प्रथम और द्वितीय? क्योंकि दोनों के बीच में कोमा होगा। क्लियर है बच्चों सबको? मेरे करने से पहले आपका ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए था, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो अभी और मौका दूंगा आपको। चलिए अब इसको बच्चों आप सोल्व करके दिखाइए, ठीक है। यहां पे हम बात करते हैं। अब इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। देखिए यहाँ पे दो समीकरणें बन रही हैं, वही बच्चों कर्मित युग्म दो बराबर दे रखे हैं। x प्लस 3 कोमा y माइनस 5 बराबर कितना है? 3,0। अब यहां से वही x और y का मान निकालना है। क्या करना है? x और y का मान ज्ञात करना है। तो यहां से बच्चों प्रथम घटक x प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा? 3, और यहां से y माइनस 5 बराबर 0, ठीक है। इसमें किसी को कोई समस्या नहीं। 3 से बच्चों 3 कटेगा तो x बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहां से सिंपल सा 3 उधर जाएगा तो बच्चा 3 माइनस 3 कितना होगा? 0 हो जाएगा। और यहां से बच्चों में बात करूं तो y बराबर कितना आ गया? 5। क्या सिंपल क्वेश्चन था? मेरे क्वेश्चन होने से पहले आपसे बच्चों ये हो जाना चाहिए था, x 0 आया और y कितना आ गया? 5। ये दोनों बच्चों आपको आंसर आ गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। तो कर्मित युग्म बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था, ठीक है। जिसमें क्या किया है हमने? जिसमें बच्चों हमने क्या किया? युग्म बनाया। अब युग्म है तो दो अवयव होंगे, और दो अवयव कैसे पृथक होते हैं? कोमा से, ठीक है, कोमा से। और साथ ही साथ बच्चों ध्यान रखना यहाँ पे कर्मित, ठीक है। कर्मित मतलब क्रम क्या होगा इनका? निर्धारित होगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं किसके ऊपर बच्चों? जल्दी से आपके सामने आ गया, समुच्चयों का कार्तीय गुणन। अब यहाँ पे आएगा ये होता है बच्चों संबंध को जोड़ने वाली कड़ी। हमने वो कहा था ना स्टार्टिंग में मैंने, हम यहाँ पे पता ढूंढ रहे हैं, ठीक है, किसी रिलेटिव का पता ढूंढ रहे हैं, लेकिन रिलेटिव के घर जाना है। हमारा मेन मकसद क्या है? रिलेटिव का घर जाना है,
ठीक है, लेकिन हमें पता तो पता हो उसका। तो ये बच्चों वही चल रहा है। अभी हम क्या कर रहे हैं, संबंध एवं फलन को पढ़ने के लिए पहले उसके घर जाने के लिए पता कर रहे हैं। यहाँ पे ये उसका पता है, समुच्चयों का कार्तीय गुणन, समुच्चयों का कार्तीय गुणन। चलिए, जिसको मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कहता हूं। अगर दो समुच्चय ए और बी है, दो समुच्चय ए और बी है, तो इनका कार्तीय गुणन क्या होगा, कैसे रिप्रेजेंट करूंगा बच्चों, ए क्रॉस बी। ध्यान रखना, ए गुणा बी नहीं लिखूंगा, इसको क्या कहूंगा, ए क्रॉस बी। आप कहोगे सर ये ए क्रॉस बी क्यों लिखा, ए गुणा क्यों बी क्यों नहीं लिखा। आप बच्चों जब सदिश पढ़ते हो, ठीक है, अब बच्चों का ये कमेंट आ जाएगा सर सदिश तो हमने पढ़ा नहीं है। अरे 11th में बच्चा सदिश का कभी नाम तो सुना होगा, कभी नाम तो सुना होगा। मैं यहाँ पे ये नहीं कहता हूँ कि सदिश आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, मैं सिर्फ आपको इतना बताता हूँ कि सदिशों का अदिश गुणन, सदिशों का अदिश गुणन, तो आप क्या बोलते हो, ए डॉट बी बोलते हो। वहां पे ऐसे नहीं बोलते हो कि ए का गुणा किया बी से। इसी तरीके से अगर क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं, ठीक है, किसके क्रॉस प्रोडक्ट की, सदिशों के। दो सदिशों का सदिश गुणन करते हैं तो वहां पे ए क्रॉस बी लिखते हैं। दो सदिशों का जिस तरीके से हम गुणा करते हैं, वैसे ही बच्चा समुच्चयों का गुणा करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कार्तीय गुणन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, कार्तीय गुणन। अब इसकी डेफिनेशंस बताने से पहले बच्चों इसके बारे में मैं आपको कुछ उदाहरण से समझाना चाहूंगा कि आखिर कार्तीय गुणन होता क्या है। ठीक है, मैं सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूं। एक समुच्चय ए है, यहाँ पे बच्चों उदाहरण लेके मैं आपको समझा रहा हूं। समुच्चय ए है, अब यहाँ पे ए समुच्चय में अवयव क्या है, राजस्थान, ठीक है, दिल्ली और यूपी। ठीक है, कोई भी कहीं भी हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे बच्चों राजस्थान, ठीक है, दिल्ली और यूपी, ये मैंने 3 राज्य लिए हैं। मैंने यहाँ पे बच्चों क्या किया है, 3 राज्य लिए हैं। अब यहाँ पे समुच्चय बी, इन राज्यों को नंबर प्लेट बांटनी है। ठीक है, इन राज्यों को बच्चा क्या करना है, हमें नंबर प्लेट बांटनी है कि राजस्थान को किस नंबर से रिप्रेजेंट करें। आपने गाड़ियों पे नंबर प्लेट देखी होगी ना, देखिए नहीं देखिए, इसी तरीके से बिल्कुल। तो यहाँ पे मैंने कह दिया कि 01, 02 और 03। ध्यान रखना, बहुत ही शानदार और बच्चा समझने वाली चीज है। अब यहाँ पे मैं कितने राज्यों को कितने तरीके से नंबर बांट सकता हूं। जी हाँ, कितने राज्यों को मैं कितने तरीके से नंबर बांट सकता हूं। राजस्थान को मैं कितने नंबर दे सकता हूं, मैं राजस्थान को 01 भी दे सकता हूं, राजस्थान को 02 भी दे सकता हूं, राजस्थान को 03 भी दे रखा सकता हूं। तो यहाँ पे बच्चों देखना, ये जो नंबर प्लेट बांटने का जो यहाँ पे सिलसिला होगा ना, वही मजाक मजाक में कार्तीय गुणन बन जाएगा। देखिए यहाँ पे बच्चों में सबसे पहले देखता हूं कि राजस्थान, राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो उसको मैं 01 भी दे सकता हूं, या फिर 02 भी दे सकता हूं, या फिर 03 भी दे सकता हूं। ठीक है, ये तीनों नंबर दे सकता हूं। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, राजस्थान कोमा 01। अगर मैंने इसको 01 नंबर प्लेट दी राजस्थान के लिए, या फिर मैं क्या कर सकता था, राजस्थान को कौन सी नंबर प्लेट दे सकता था, 02 भी दे सकता था। ठीक है, या फिर मैं राजस्थान को कौन सी नंबर प्लेट दे सकता था बच्चों, 03 दे सकता था। बिल्कुल दे सकता था, यस और नो, बिल्कुल दे सकता था। ठीक है, अब यहाँ पे बात आई कि राजस्थान को 3 नंबर मिले, क्या मैं दिल्ली को 3 नंबर नहीं दे सकता क्या? बिल्कुल, मेरे पास ये भी तो ऑप्शन है। दिल्ली को 01 दे दिया, दिल्ली को 02 दे दिया, या दिल्ली को 03। मैं गेस करता हूं कि मैं ऐसे कितने क्रम बना सकता हूं। ठीक है, मैं कितने ऐसे नंबर बांट सकता हूं, कितने क्रम हो सकते हैं। अगर बच्चों आपने कर्मच्य संचय पढ़ा होगा तो आपको कुछ चीजें याद आ रही होगी। यहाँ पे दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली को 01 दे दिया, दिल्ली को 02 दे दिया, और साथ ही साथ बच्चों यहाँ पे दिल्ली को मैंने क्या दे दिया, 03 दे दिया। ओके, अब बात आई यूपी की, तो यहाँ पे यूपी वाले भी बोलेंगे कि हमें भी तो नंबर दो,
तो हमने बोला आपको भी कौन कौन से नंबर चाहिए, कहा कि ऑप्शन क्या क्या है, तो हम कहेंगे कि 01 है, यहाँ पे आपके पास 02 है और यहाँ पे आपके पास 03 है। आपके पास भी 3 ऑप्शन है, ठीक है। तो यूपी वालों को भी कहा कि आपके पास यूपी और कौन सा नंबर आ सकता है, 01 आ सकता है। आपके पास क्या आ सकता है, यूपी के पास 02 आ सकता है, या यूपी के पास क्या आ सकता है बच्चों, 03 आ सकता है। यही होता है बच्चों कार्तीय गुणन। जी हाँ, यही होता है कार्तीय गुणन। आप बोलोगे सर क्या मतलब, समझ में नहीं आया, ये तो आपने इनको बांट दिया, यही कार्तीय गुणन है। मैं कहूंगा हाँ बच्चों यही कार्तीय गुणन है। बोलो सर समझाओ कैसे। तो देखिए बच्चों ध्यान से समझना, दो अरिक्त समुच्चय, ध्यान रखना यहाँ पे ए भी बच्चा अरिक्त है, बी भी अरिक्त है, ए भी अरिक्त है, बी भी अरिक्त है। अरिक्त का मतलब क्या होता है कि सर अरिक्त का मतलब वो होता है जहां पर अवयवों की संख्या रिक्त नहीं हो, फाई नहीं हो, 0 नहीं हो, ठीक है। अब ध्यान रखना, दो अरिक्त, ध्यान रखना बच्चों, दो अरिक्त समुच्चयों का संग्रह, या मैं सिंपल सी बात करूं, दो अरिक्त समुच्चयों का कार्तीय गुणन क्या होता है, कर्मित युग्मों का संग्रह। जी हाँ बच्चों, यहाँ पे कर्मित युग्मों का संग्रह होता है, जहां इनका प्रथम घटक समुच्चय ए से और द्वितीय घटक समुच्चय बी से लिया जाता है। जी हाँ, अगर ए क्रॉस बी है तो ए जो घटक होगा, पहला घटक होगा, वो डेफिनेटली समुच्चय ए में से लिया होगा, और जो इनका दूसरा घटक होगा, यहाँ कुछ भी मुझे मिले ना, यूपी, राजस्थान या दिल्ली, मैं डेफिनेटली कहूंगा ये पहले स्थान पर आ रहे हैं, मतलब ये कहां से लिए गए हैं, ए से लिए गए हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चों ए क्रॉस बी है, यहाँ पे क्रम का बहुत प्रभाव है। तो यहाँ पे बच्चों अगर मैं डेफिनेशंस लिखूं तो क्या लिखूंगा, दो अरिक्त समुच्चय, दो अरिक्त समुच्चय, समुच्चय मतलब सेट, अरिक्त मतलब रिक्त नहीं होने चाहिए, दो अरिक्त समुच्चय ए तथा बी का कार्तीय गुणन, ए तथा बी का कार्तीय गुणन, ठीक है। उन कर्मित युग्मों का, उन कर्मित युग्मों का संग्रह होता है, उन कर्मित युग्मों का संग्रह होता है, ध्यान रखना, उन कर्मित युग्मों का संग्रह होता है जहां कर्मित युग्म का प्रथम घटक, जहां कर्मित युग्म का प्रथम घटक ए से तथा द्वितीय घटक बी से लिया गया हो। प्रथम घटक ए से और द्वितीय घटक कहां से लिया गया हो, बी से। इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, अब ध्यान रखना बच्चों, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी को बच्चों हम कैसे लिखते हैं, ये मेन चीज है जो मैं सबसे नीचे लिखा रहा हूं। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज, बच्चे का ध्यान अगर मैं नीचे इंपॉर्टेंट लिखाऊंगा ना तो बच्चा ऊपर से पढ़ेगा और पूरा पढ़ते हुए महत्वपूर्ण बिंदु पर आएगा, ठीक है। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी बराबर बच्चों क्या होता है, ए कोमा बी, ठीक है। ए क्रॉस बी मतलब कार्तीय गुणन क्या होता है बच्चों, जल्दी से बताइए, कार्तीय गुणन क्या होता है, कर्मित युग्मों का संग्रह, जहां पर बच्चों ए कहां से लिया जाता है, ए समुच्चय में से,
और यहाँ पे बच्चों बी कहाँ से लिया जाता है, बी समुच्चय में से। इस तरीके से हम कार्तीय युग्म और कार्तीय गुणन को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ये ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये की चीज काम की है। ठीक है, बच्चे बोलेंगे सर नहीं आया समझ में। मैं कहूंगा बच्चों, हमने यहाँ पे वह कर्मित युग्मों का संग्रह लिया है, उन कर्मित युग्मों का संग्रह लिया है जहां पर पहला घटक ए से तथा दूसरा घटक बी से लिया गया है। ठीक है, ए क्रॉस बी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बच्चों ध्यान रखना, जो भी राजस्थान, यूपी, एमपी जितने भी यहाँ पे कर्मित युग्म बने हैं, इनमें से ये सब क्या है, ए से लिए गए। इनके जो प्रथम घटक है वो कहां से लिए हैं, ए से लिए हैं। और बाकी के बच्चों यहाँ पे जो घटक है दूसरे वाले वो बी से लिए गए हैं। दूसरे स्थान पर जो घटक आ रहे हैं 01, 02, 03, ये सब बच्चों कहां से लिए हैं, बी में से लिए हैं। और यही बच्चों यहाँ पे मैंने समरी के तौर पे लिखा है। क्लियर हुआ, उदाहरण बताया बच्चों। मतलब अब बच्चे कहेंगे सर अभी भी कुछ भी नहीं समझ में आया, अभी भी समझ में नहीं आया। तो मैं एक सिंपल सा अब आपको बच्चा कंसेप्ट समझा रहा हूं। समुच्चय ए के सभी अवयव, समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय बी के सभी अवयवों के साथ क्या बना दो, युग्म बना दो। जी हाँ, समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय बी के साथ क्या बना दो, कर्मित युग्म बना दो और उनका संग्रह कर दो। वही समुच्चय क्या कहलाएगा, कार्तीय गुणन कहलाएगा। जी हाँ, अभी इसको एक्सप्लेन करेंगे हम। ठीक है, यहां तक बच्चों सबको क्लियर है? कैसी लग रही है क्लास मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, क्योंकि बच्चों आपको पता है मैं आपके हर जवाब का या मैं आपके हर प्रश्न का जवाब दूंगा, बिल्कुल। ठीक है, चलिए, तो यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं। अब कुछ चीजें बच्चों नोट करने लायक है यहाँ पे कार्तीय गुणन में। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों नोट करने लायक क्या क्या है कि सर क्या कार्तीय गुणन में क्रम परिवर्तित हो सकता है? सर क्या कार्तीय गुणन में क्रम परिवर्तित हो सकता है? मैं बोलूंगा नहीं। कभी भी बच्चों ध्यान रखना, ए क्रॉस बी लिया गया है तो आप यहाँ पे बी क्रॉस ए के बराबर नहीं लिख सकते हो। ए क्रॉस बी अगर है तो वो बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा। ए क्रॉस बी है तो वो बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखना, ध्यान रखना। ठीक है, इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यदि समुच्चय ए में, यदि समुच्चय ए में, ये Na का मतलब क्या है जल्दी से बताइए। Na का मतलब क्या है बच्चों, भूल मत जाना, ध्यान रखना, ये चीजें आपको याद रखनी है। Na का मतलब होता है कि A में अवयवों की संख्या कितनी है। जी हाँ, A में अवयवों की संख्या P है अगर, तथा अगर मैं आपसे पूछूं कि B में अवयवों की संख्या कितनी है Q, तो क्या आप मुझे बता सकते हो इनके कार्तीय गुणन? जी हाँ, कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या कितनी होगी? सिंपल सा कंसेप्ट है बच्चों, P डॉट Q। हाँ, P डॉट Q। A में जितने अवयव हैं और B में जितने अवयव हैं, इन दोनों को गुणा कर दो, आपके सामने बच्चा आंसर आ जाएगा, आपके सामने आंसर आ जाएगा। ठीक है, बच्चे कहेंगे सर एक्सप्लेन, कुछ उदाहरण दीजिए। मैं कहूंगा ये लो बच्चों उदाहरण। अगर यहाँ पे A समुच्चय है, A समुच्चय में अगर 1 और 2 आ रहा है, ठीक है। B समुच्चय की अगर मैं बात करूं, B समुच्चय की बात करूं, A B C। अब यहां से मैं आपसे पूछता हूं कि A क्रॉस B तथा NA क्रॉस B का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। A क्रॉस B और यहाँ पे बच्चों
ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैं यहाँ पे बिना पेन उठाए बोल सकता हूँ इसका आंसर। तो इसका आंसर तो बच्चों बिना पेन उठाए यार लिख सकते हो। जल्दी बताइए कितना होगा। एन ए क्रॉस बी का मान कितना होगा बिना पेन उठाए। सर 2। ए में अवयव कितने हैं 2 और बी में अवयव कितने हैं सर 3। आंसर कितना आएगा 2 गुणा 3। आंसर आएगा मेरा 6। अब देखते हैं क्या 6 अवयव आ रहे हैं ए क्रॉस बी में। तो यहां से बच्चों ए क्रॉस बी की अगर मैं बात करूं तो जल्दी से एक का किसके साथ बनेगा ए के साथ, फिर एक का बच्चों किसके साथ बनेगा बी के साथ, फिर एक का किसके साथ कर्मित युग्म बनेगा सी के साथ। एक का काम खत्म। अब 2 पे आ जाओ। 2 का बनेगा ए के साथ, 2 का बनेगा बी के साथ और 2 का बनेगा सी के साथ। ये आपका बच्चों आंसर आ गया। ये आपका यहाँ पे आंसर आ गया। क्या सबको समझ में आया कि यहाँ पे समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय बी के साथ क्या करना है कर्मित युग्म बनाना है। समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय बी के साथ क्या बनाना है कर्मित युग्म बनाना है। एक का बच्चों ए के साथ इसके साथ और इसका बच्चों इसके साथ, फिर 2 क्या बनेगा ए बी सी के साथ बनाएगा। तो यहाँ पे बच्चों में देख रहा हूं 1 2 3 4 5 6 मतलब यहाँ पे एन क्रॉस बी कितना आ गया बच्चों ये आ गया 6। तो ध्यान रखना टोटल आप अवयवों की संख्या देखो, पहले में 2 आ रही थी और दूसरे में 3 आ रही थी। बिना सोचे समझे कह दो कि सर आंसर आएगा 6। आंसर कितना आएगा 6। क्लियर है यस और नो। चलिए अब आगे चले बच्चों। ओके अब यहाँ पे हम समुच्चयों के कार्तीय गुणन में एक लाइव एग्जांपल देखते हैं। ठीक है ये आपके सामने मैंने बोला था ये डायग्राम पूरा कार्तीय गुणन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे देखो ए है और यहाँ पे बी है। अब यहाँ से बच्चों अगर मैं आपको ए क्रॉस बी कहूँ पहले तो ये पता होना चाहिए कि सर ए में कितने अवयव है। मैं यहाँ पे बच्चों इसका कार्तीय गुणन निकालना चाहता हूँ। ए में अवयव कौन सा है जल्दी से बताइए। ए में अवयव है 1 2 3। बी में अवयव क्या है बच्चों ए बी और सी। पहला अवयव तीनों के साथ कर्मित युग्म करेगा। अगर मुझे यहाँ पे ए क्रॉस बी करना है तो जल्दी बताइए बच्चा कितना होगा 1 का कितने के साथ ए के साथ, फिर 1 का बी के साथ और 1 का सी के साथ। ये हो गया। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ऑरेंज कलर की लाइन है यहाँ पे बच्चों ये जो यहाँ पे आपको दिख रही है ऑरेंज कलर की लाइन है ये यहाँ पे इन्होंने कर्मित युग्म बना दिया। 1 का ए के साथ 1 का बी के साथ 1 का सी के साथ। अब ब्लैक कलर की लाइन है 2 का ए के साथ 2 का बी के साथ और 2 का बच्चों सी के साथ। हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कौन सी ग्रीन लाइन है 3 का ए के साथ 3 का बी के साथ और बच्चों 3 का सी के साथ। ये आपका आंसर ये आपका कार्तीय गुणन होता है। समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए का बच्चों प्रत्येक अवयव समुच्चय बी से क्या होना चाहिए संबंधित होना चाहिए। समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव यहाँ पे दिख रहा है बच्चों समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव यहाँ समुच्चय बी से क्या है संबंधित है, इनके अवयवों से संबंधित है। ये यहाँ पे एक आपको दिख रहा होगा ये एक क्या कर रहा है ए के साथ बी के साथ सी के साथ तीनों के साथ कर्मित युग्म बना रहा है। मतलब समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी के सभी अवयवों के साथ कर्मित युग्म बनाते हैं। वही कार्तीय गुणन होता है वही कार्तीय गुणन होता है। एक बच्चों नोट और बनेगा। जी हाँ बच्चों एक नोट और बनेगा। आपको पता है कभी कभी ऐसा भी हो जाता है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। जी हाँ ए क्रॉस बी क्रॉस सी मतलब 3 क्रॉस आ गए। सर आपने तो 2 को पार कर लिया। हाँ बच्चों मैंने 2 को पार कर लिया। यहाँ पे ए बी और सी यहाँ पे ए बी और सी ये कॉलन लगेगा। अब यहाँ से मुझे पता है ए में लूंगा समुच्चय ए में से बी लूंगा मैं समुच्चय बी में से और सी लूंगा बच्चा समुच्चय सी में से। ये आएगा आपका इनका
मान। और आपको पता है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बच्चों त्रिक गुणन कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिक गुणन। क्या कहते हैं बच्चों? त्रिक गुणन। और इनको बच्चा ट्रिपलेट्स भी कहते हैं इंग्लिश में। क्या? ट्रिपलेट्स। ठीक है, ट्रिपलेट्स। व ए कोमा बी कोमा सी। ठीक है, अब बच्चे कहेंगे सो समझ में नहीं आया। मैं आपको सिंपल सा कंसेप्ट बता रहा हूं बच्चों। कभी भी त्रिक गुणन निकालना हो, कभी भी आपको बच्चा त्रिक गुणा निकालना हो तो पहले इन दोनों का गुणा निकालना। गुणा नहीं, इनका कार्तीय गुणन, ए क्रॉस बी निकालना और उसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ करना? सी के साथ। इसके बच्चा क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, मैं हूं आपके साथ, तो आपको टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, सब यहाँ पे चीजें क्लियर होगी, पूरे कंसेप्ट क्लियर किए जाएंगे। सबको समझ में आया? चलिए, तो ध्यान रखना बच्चों, त्रिक गुणा क्या होता है, त्रिक गुणन क्या होता है। तो यहाँ पे बच्चों आपको पता होना चाहिए, जब दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन करके उसको तीसरे समुच्चय के साथ अगर कार्तीय गुणन करूं तो उसको हम त्रिक गुणन कहते हैं। ए बी सी ट्रिपलेट्स की अगर मैं बात करूं, मैं ट्रिपलेट्स कह रहा था। ट्रिपलेट्स में बच्चा ए क्रॉस ए होता है, उनको हम ट्रिपलेट्स कहते हैं, जिसमें सारे क्या हो बच्चों? अवयव समान हो। सारे अवयव क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। ठीक है, इस पर हम बात करेंगे जब समुच्चय ज्यादा डीप में जाएंगे तो बच्चा जरूर बात करेंगे। अभी हम इसके जल्दी से उदाहरण देखते हैं, क्योंकि बच्चों क्वेश्चंस तो करना हमारे हक में है। ठीक है, क्वेश्चंस करने के बिना तो मजा ही नहीं आएगा। चलिए, यहाँ पे बच्चों अगर हम बात करें, क्लियर हो गया ना आपको कार्तीय गुणन? पूरे क्वेश्चन बच्चा यहाँ पे पूरे पॉइंट जो बताए क्लियर हो गए। कार्तीय गुणन यहाँ पे क्या नहीं करता? क्रम विनिमय नहीं होता। ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता। अगर ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या देखनी है तो ए में अवयवों की संख्या गुणा बी में अवयवों की संख्या। ठीक है, उनको गुणा कर दोगे। अब यहाँ पे देखते हैं, इसका हल देखते हैं। ये उदाहरण है। यहाँ बच्चों अगर मैं ए क्रॉस बी की बात करूं, यहाँ पे बच्चों अगर सिंपल तरीके से मैं ए क्रॉस बी मुझे दिया हुआ है तो 1,4 2,3 3,5 साथ ही साथ 4,2 और बच्चों 2,3 और 4,5। यहां पे ये मुझे कार्तीय गुणन दे रखा है। समुच्चय ए पूछा है मुझसे। क्या पूछा है? समुच्चय ए। क्या बच्चों बता सकते हो समुच्चय ए? बिना सोचे समझे आप क्या कर दोगे? सर इनका प्रथम घटक लिख दो, इनका प्रथम घटक लिख दो। मैं पूरा बच्चों एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर मैं ए बनाऊं, यहाँ पे ये होता है बच्चों मैपिंग डायग्राम। ए में मैं अवयव देखूं तो 1 आ रहा है, उसके बाद 2 भी आ रहा है, 3 आ रहा है और 4 आ रहा है। ठीक है, 2 4 ये तो समान आ रहे हैं। जब 2 बार आते हो ना तो उनको 2 बार मत लिखना, एक ही बार लिखना। और यहाँ पे बच्चों ये बी की बात करूं तो बी में बच्चों 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 2 आ रहा है। तो मैं इसको 2 कह सकता हूं, 3 कह सकता हूं, 4 कह सकता हूं और 5 भी आ रहा है। तो आप देख रहे हो ए का बच्चा यहाँ पे किसके साथ हो रहा है कार्तीय गुणन? ए क्रॉस बी की अगर मैं बात करूं तो 1 का बच्चों 4 के साथ। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो 2 का 3 के साथ, 2 का 3 के साथ भी कर रखा है, 3 का 5 के साथ कर रखा है और 4 का 2 के साथ दे रखा है, 2 का 3 के साथ दे रखा है और बच्चों 4 का 5 के साथ दे रखा है। मुझे तो यहाँ पे बोला है समुच्चय ए में, समुच्चय ए में अवयवों की संख्या। मुझे क्या बताया बच्चों? यहाँ पे समुच्चय ए में अवयवों की संख्या। तो 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, उसके अलावा 5 नहीं आ रहा। तो 1 2 3। तो यहाँ पे बच्चों में क्या लिख दूंगा? समुच्चय ए में अवयव, समुच्चय ए में अवयव। अवयव, ठीक है, या समुच्चय ए होगा। तो समुच्चय ए में बच्चों सिंपल सा मैं कह सकता हूं समुच्चय ए क्या होगा? समुच्चय ए बराबर क्या लिख दोगे बच्चों? 1 2 3 4। ध्यान रखना यहाँ पे इसने दिमाग भी लगाया, इसने सारे अवयव नहीं दिए,
आपसे पूछा कि ए बताओ, आप कहोगे सर ये कार्तीय गुणन थोड़ी नहीं है। ये बच्चा कार्तीय गुणन से कुछ आपको पता है सही में, एक यहाँ पे चारों के साथ करेगा, दो यहाँ पे चारों के साथ, तीन चारों के साथ कर्मित युग्म, और चार भी बच्चा यहाँ पे इन चारों के साथ कर्मित युग्म बनाएगा। ठीक है, लेकिन आपको तो सिर्फ क्या पूछा है उसने, समुच्चय ए पूछा है। तो मैंने यहाँ पे प्रथम घटक से देखे, यहाँ पे ये समान आ रहे थे, ये दो आ रहा था, चार जो कि पहले ही आ चुके हैं। तो ए बच्चा समुच्चय ए क्या हो जाएगा, एक दो तीन चार। यहाँ पे क्वेश्चंस का सार क्या निकलता है कि यहाँ पे हमने क्या किया, समुच्चय ए। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पे हमने क्या किया, समुच्चय ए के मतलब यहाँ पे ए के अवयव निकालने के लिए मैंने कार्तीय गुणन में प्रथम घटक के अवयव ले लिए, वो भी एक ही बार लूंगा। अगर दो तीन बार एक ही अवयव आ रहा है तो उनको बार बार नहीं लूंगा। जैसे एक दो, दो यहाँ पे भी आ रहा था, दो यहाँ पे भी आ रहा था, तो इसको मैं एक ही बार लूंगा। तो कार्तीय गुणन में जो प्रथम घटक होंगे वही बच्चा क्या हो जाएगा, समुच्चय ए। और अगर मुझसे समुच्चय बी पूछता तो मेरा आंसर ये होता, दो तीन चार पांच। ठीक है बच्चों, क्लियर है। चलिए आगे क्वेश्चंस करते हैं। माना समुच्चय ए तथा बी इस प्रकार है। माना समुच्चय ए तथा बी इस प्रकार है कि n क्रॉस बी, मतलब n क्रॉस बी में अवयवों की संख्या बच्चों कितनी है, 6 दे रखी है। और a क्रॉस बी में 3 अवयव, a क्रॉस बी में बच्चों 3 अवयव आपको दे रखे हैं। ए क्रॉस बी के आपको 3 अवयव दे रखे, कौन कौन से, 3,2। अब ए क्रॉस बी में अवयव क्या होते हैं, कर्मित युग्मी तो होते हैं, इसलिए इनको अवयव बोलते हैं हम। ठीक है ना, कर्मित युग्मों को ही वहां पे क्या बोलते हैं, अवयव। अब यहाँ पे बच्चों सिंपल सा कंसेप्ट है, यहाँ पे सिंपल सा कंसेप्ट है। ए में प्रथम के घटक क्या आएंगे, तो ए की अगर मैं बात करूं तो ए में बच्चों कौन कौन से अवयव आएंगे, 3, 7 और क्या आएगा, 8। 3, 7, 8। और समुच्चय बी की अगर मैं बात करूं तो बी में बच्चों क्या क्या आ रहा है, 2 आ रहा है और 5। द्वितीय घटक देखना, आप क्या देखोगे, द्वितीय घटक देखना, कुछ भी नहीं देखना बच्चों, द्वितीय घटक। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली बच्चों एन ए क्रॉस बी कितना निकलेगा, यहाँ पे 6 निकलेगा। क्यों निकलेगा 6, क्योंकि यहाँ पे बच्चों 3 2 के साथ और 3 5 के साथ यहाँ पे बनाएगा कर्मित युग्म, या फिर यहाँ पे बच्चों 7 2 के साथ और 7 5 के साथ बना सकता है। और यहाँ पे बच्चों अगर मैं बात करूं तो 8 2 के साथ और 8 5 के साथ। तो इस तरीके से 6 यहाँ पे कर्मित युग्म आएंगे। तो मैं सिंपल सा, मुझसे ए और बी पूछा है, मैं ज्यादा ज्ञान क्यों दूं, यहाँ पे ए बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 3 7 और 8। ये कितना हो गया, इनका प्रथम घटक देख लिया। और बी बच्चों यहाँ पे कितना हो गया, इनका द्वितीय घटक देख लिया, 2 और 5, 2 और 5। ये क्या हो गया बच्चों, इनका द्वितीय घटक। ये इनका क्या हो गया, द्वितीय घटक। ध्यान रखना क्या हो गया इनका, ये द्वितीय घटक, वो समुच्चय बी को रिप्रेजेंट करेगा। 2 और 5 क्लियर है सबको। 6 अवयव बन रहे हैं, बिल्कुल बन रहे सर। 3 2 अवयव बनाएगा, 7 फिर 2 के साथ, फिर 8 2 के साथ। ये कर्मित युग्म टोटल कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे बच्चों, जल्दी बताइए। ये कर्मित युग्म हो जाएंगे आपके टोटल 6। ठीक है, क्लियर है सबको, यस और नो। चलिए अब बच्चों हम आगे क्वेश्चंस करते हैं और एक और उदाहरण की तरफ चलते हैं। आपका जो नेक्स्ट उदाहरण है उसमें बहुत ही मजा आने वाला है। जी हाँ बच्चों, यहाँ पे हम संक्रियाओं की बात करेंगे। ए यहाँ पे दिया हुआ है, बी भी आपको दिया हुआ है, ठीक है, ए दिया हुआ है और साथ ही साथ क्या दिया हुआ है यहाँ पे बच्चों, बी भी आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपको ये संक्रिया निकालनी है। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, इसका मतलब होता है संघ, इसका मतलब होता है संघ। ए और बी दोनों में से अवयव ले लो। यहाँ पे ए क्या है बच्चों, सबसे पहले मुझे ये बताइए, 1 2 3। बी क्या है यहाँ पे, 3 और 8। तो आपको पता है यहाँ पे अगर मैं ए यूनियन बी की बात करूं, मतलब ए और बी में से दोनों में से अवयव उठाने हैं, तो 1 2 3
तीन पहले ही आ चुका है बच्चों, तीन दोबारा नहीं लेना, लेने अवयव है लेकिन जो एक बार आ चुका है वो दोबारा मत लेना। 8 बच्चों, ये 8 ले लिया। तो यहाँ पे आप अवयव देख रहे होंगे, अवयव कौन कौन से आए हैं, ए यूनियन बी, मतलब ए या बी। यूनियन का मतलब क्या होता है, ए या बी, ए के अवयव या बी के अवयव, मतलब ए के अवयव भी उठाने और बी के अवयव भी उठाने सारे, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें ए इंटरसेक्शन सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ का मतलब क्या हुआ, उभयनिष्ठ। जी हाँ बच्चों, यहाँ पे अगर मैं बात करूं ए इंटरसेक्शन बी की, ए इंटरसेक्शन बी की अगर हम बात करें तो क्या आप मुझे बता सकते हो? जल्दी से बच्चों कमेंट करिए और मुझे ये भी बताइए कि क्लास में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा, क्वेश्चंस हो रहे नहीं हो रहे आपसे, या सर बिल्कुल आपने तो बोर कर दिया हमें, ऐसा तो नहीं लग रहा? आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हो बच्चों, कैसा आपको लग रहा है, क्या समझ में आ रहा है? हाँ, कुछ बच्चे यहाँ पे ये कह रहे होंगे कि सर आप ये क्वेश्चंस क्यों करवा रहे हो, संबंध एवं फलन पढ़ाओ ना। मैंने कहा बच्चों पूरे साल पढ़ेंगे, डट के पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि 2-3 दिन महीने में आपका कोर्स कंप्लीट करा दिया और खत्म, नहीं। यहाँ पे इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन दूंगा आपको होमवर्क में, ध्यान रखना सारे क्वेश्चंस करने हैं, ओके। तो ए इंटरसेक्शन बी, अब यहाँ पे वो वाला अवयव देखना है जो दोनों में आ रहा हो, मतलब उभयनिष्ठ। ए और बी का उभयनिष्ठ अवयव बच्चा बताओ, जल्दी से कमेंट करिए। हाँ सर 3, कितना 3, यस। अब मैं यहाँ पे देखता हूं मुझे क्या निकालना है, ए यूनियन बी का कार्तीय गुणन किसके साथ, ए इंटरसेक्शन बी के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों अगर मैं अवयव की बात करूं तो यहाँ पे अगर मैं अवयव की बात करूं तो कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो आपको दिख रहा होगा ए यूनियन बी में 4 अवयव हैं और ए इंटरसेक्शन बी में बच्चों कितने अवयव हैं, 1 अवयव है। तो यहाँ पे 1 3 के साथ, 2 3 के साथ, 3 3 के साथ और 8 3 के साथ। तो आपका बच्चों यहाँ पे जो कार्तीय गुणन आएगा वो 1 कोमा कितना 3, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 कोमा 3, फिर यहाँ पे हो जाएगा 3 कोमा 3। क्या हमारा आंसर आ चुका है? बिल्कुल आ चुका है बच्चों। कितना हो गया ये, 8 कोमा 3। क्या समझ में आया सबको? ये होगा बच्चों हमारा आंसर। क्या किया हमने, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का कार्तीय गुणन किसके साथ, ए इंटरसेक्शन बी के साथ। ए यूनियन बी का कार्तीय गुणन किसके साथ, ए इंटरसेक्शन बी के साथ। सबको क्लियर है बच्चों? सबको यहाँ पे समझ में आया चीजें? किसी को कोई समस्या नहीं है? ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ पे आपसे आशा करता हूं, आई होप आपको यहाँ पे कर्मित युग्म और कार्तीय गुणन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कभी भी कार्तीय गुणन से किसी भी तरीके का क्वेश्चन आता है देन आप डेफिनेटली उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से बच्चों अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे क्विज। जी हाँ, तो रेडी हो जाइए क्योंकि क्विज से मुझे ये पता चलेगा कि कितने बच्चों को ये चीजें कंसेप्ट क्लियर हुए हैं। ओके, चलिए तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है और ध्यान से करना है, क्विज को समझ के करना है, ऐसा नहीं जल्दबाजी में गलत हमने आंसर कर दिया। तो चलिए बच्चों पहला क्विज आपके सामने ला रहा हूं, ध्यान से करना है, पेन और कॉपी को हाथ में ले लीजिए। और यहाँ पे बच्चों पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फर्स्ट क्विज का फर्स्ट क्वेश्चन, ए और बी। यहाँ पे बच्चों आपको दे रखा है ए और बी, तो आपको यहाँ पे बताना है एन ए क्रॉस बी का मान कितना होगा। एन ए क्रॉस बी का मान बच्चों कितना होगा, जल्दी से आंसर बताइए। मतलब ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या, क्या हम बता सकते हैं? ये बिल्कुल बता सकते हैं बच्चों, बहुत ही सिंपल है, जल्दी से आंसर बताइए, 6 9 3 या 0।
कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, आंसर सही करना है। मैंने बहुत मेहनत से आपको चीजें बताई है, गलत मत कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, आई होप आपसे ये क्वेश्चंस हो गया होगा। टाइम अप। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर बात करें तो क्विज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर सेकंड। ए बराबर आपको दे रखा है बच्चों यहाँ पे समुच्चय एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू। बी आपको दे रखा है 2,4, सी आपको दे रखा है 4,5। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी का मान निकालना है। क्या होगा? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी का मान यहाँ पे बच्चों क्या होगा? जल्दी से बताइए। मतलब कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन का मतलब क्या होता है बच्चों? जल्दी बताइए। कार्तीय गुणन का मतलब होता है कि कर्मित युग्मों का संग्रह। यहाँ पे सारे बच्चों आंसर में कर्मित युग्म आ रहा है। जल्दी से इसको करिए बच्चों। आंसर आ जाना चाहिए था अभी तक। जल्दी बच्चों इसको सोल्व करिए। ओके, तो आई होप आपने ये क्वेश्चंस कर लिया होगा बच्चों। टाइम अप। अब मैं यहाँ पे इसके सॉल्यूशन दिखाऊंगा, दोनों के दिखाऊंगा, क्या पूरे सॉल्यूशंस करवाऊंगा। ओके चलिए, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चंस पे। यहाँ पे बच्चों क्वेश्चंस पढ़ेंगे। यदि ए बराबर और बी बराबर आपको दे रखा हो तो एन ए क्रॉस बी का मान निकालना है। तो यहाँ पे बच्चों ए बराबर आपके पास कितना था, हल देख लेते हैं इस क्विज का। ए बराबर दे रखा था 2, 4, 5। इसमें किसी को कोई समस्या नहीं। बी की बात करूं तो यहाँ पे बी बराबर दे रखा था मुझे कितना, 7, 8, 9, 7, 8, 9। अगर बच्चों यहाँ पे मैं कहूं एन ए इक्वल्स टू कितना है, आप बोलोगे सर ए में इतने अवयव हैं, कितने? 3 यार। बिल्कुल, क्या इसमें कोई दिक्कत थी? अगर मैं आपसे एन बी पूछता तो आप कहते कितने अवयव हैं सर बी में? 3 अवयव हैं। और आपको पता है कि अगर मेरे ए के अवयव हैं और बी के अवयव हैं तो मैंने आपको बताया था एन ए क्रॉस बी। नहीं याद हो तो आप पीछे का लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, आप क्लास के बाद लेक्चर्स को देखेंगे तो मैं वहां पे बताया था कि इसके अवयव और इसके अवयवों को क्या कर दो, गुणा कर दो, और यहाँ पे कितने आ जाएंगे? 9। जी हाँ, मतलब ए क्रॉस बी में जो कार्तीय गुणन के अवयवों की संख्या होगी, इस कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या होगी, वो कितनी हो जाएगी? 9। क्योंकि यहाँ पे मैं बिना पेन उठाए भी इस क्वेश्चन को कर सकता था कि सर ए में 3 अवयव है, बी में 3 अवयव है, मतलब टोटल कितने अवयव हो जाएंगे यहाँ पे? सर यहाँ पे टोटल अवयव हो जाएंगे 9। तो यहाँ पे आंसर क्या आया मेरा? बी। आंसर क्या आया बच्चों यहाँ पे? बी। सबको क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट बच्चों हम क्वेश्चंस को देखते हैं। यहां तक मैं आई होप आपको क्वेश्चंस हो गया होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बच्चों को घबरा गए होंगे कि सर ये क्या दिया है आपने। घबरा तो नहीं गए ना मेरे बच्चे? घबराने नहीं चाहिए, ठीक है? हमें सिलेक्शन चाहिए, डरना नहीं है, ठीक है? ध्यान रखना। यहां पे पहले तो मैं लिखता हूं ए को मैं यहां पे लिखता हूं, क्या दिया हुआ है? समुच्चय एक्स, मतलब x अवयव है यहाँ पे। अब x के मान क्या क्या हो सकते हैं, तो उसके लिए कंडीशन लिख दी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ओके, बराबर 0। ये समुच्चय तो मुझे ये दे रखा है। अब ये बताए कौन सा वाला रूप है? ये बच्चों रूप है यहाँ पे समुच्चय निर्माण। जी हाँ, मैंने इसलिए ये सब कराया था। समुच्चय निर्माण रूप, सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय को, अवयव को किसी चर से व्यक्त करते हैं और वो चर आपको कहीं यहाँ पे गुण दे रखा होता है, ठीक है? चलिए अगर यहाँ पे बात करूं बी की, तो बच्चों बी बराबर मुझे कितना दे रखा है?
बी मुझे दे रखा है 2 और 4। और अगर बच्चों में यहाँ पे सी की बात करूं तो सी मुझे यहाँ पे क्या दे रहे हैं 4 और 5। घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, पहले तो ये ध्यान रखना क्वेश्चंस करने का पहला हमारा यहाँ पे सिद्धांत है कि हमें घबराना नहीं है। ओके, इस चीज को ध्यान में रखना है और फिर क्वेश्चंस को करना है। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, मुझे यहाँ पे निकालना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, इनका कार्तीय गुणन। अब यहां से देखो बच्चों, ए की अगर मैं बात करूं, ए में कौन कौन से अवयव होंगे, तो आपको इस समीकरण को सोल्व करना है। यहाँ पे अवयव बताने के लिए इस समीकरण को बच्चों मैं क्या कर दूं, सोल्व कर देता हूं पहले, वही एक्स के मान। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। ओके, अब इस समीकरण को तो बच्चा किसी को भी सोल्व करना आता होगा। एक्स की वैल्यू क्या क्या आ रही है, जल्दी बताइए। -3x माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0। तो यहां से बच्चों ये कितना हो गया, x माइनस 3 माइनस 2 और यहां से x माइनस 3 बराबर 0। यहां से बच्चों x माइनस 3 और ये x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या क्या आई सर, x बराबर कितना आ गया, 2 और 3। x की वैल्यू यहां से 2 और 3 आई, मतलब मेरा समुच्चय a कितना हो गया बच्चों, x की वैल्यू जो आई यहाँ पे 2 और 3। ठीक है, a मेरा आ चुका है, किसी को कोई समस्या नहीं है बच्चों। a मेरा कैसे आया, यहाँ पे द्विघात समीकरण दे रखी थी और द्विघात समीकरण मुझे सोल्व करना आनी चाहिए, क्योंकि मैं 10th और 11th अब पढ़ के आया हूं। ठीक है, 10th और 11th अगर मैं पढ़ के आया हूं तो मुझे द्विघात सोल्व करना आना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए अगर मैं यहाँ पे b की बात करूं तो b और c का इंटरसेक्शन, b और c का बच्चों इंटरसेक्शन मतलब उभयनिष्ठ, देखो कौन कौन सा आ रहा है, उभयनिष्ठ। जल्दी बताइए बच्चों, उभयनिष्ठ 2 और 4, 4 और 5, तो यहाँ पे एक ही तो अवयव आ रहा है यार, क्या एक ही तो अवयव आ रहा है, कौन सा अवयव आ रहा है, 4 आ रहा है सिर्फ, क्योंकि यहाँ पे इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है। क्या हमने क्वेश्चन तो सही किया है, हाँ बिल्कुल सही किया है सर। चलिए अब यहां से मैं क्या करता हूं, ए का कार्तीय गुणन किसके साथ, बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो यहाँ पे बच्चों आपको कुछ भी नहीं करना, ए का अवयव देखा 2, तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चों 2,4 और साथ ही साथ कितना हो गया 3,4। ये बच्चों आपके कार्तीय गुणन आया। ये क्या आया, यहाँ पे कार्तीय गुणन आया। क्यों, क्योंकि ए में बच्चों कितने अवयव हैं, ए में अगर मैं अवयव की बात करूं तो 2 और 3 है, और बी में बच्चों कितने अवयव हैं, बी और सी, ये इंटरसेक्शन इसका, क्योंकि यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी के साथ कार्तीय गुणन हो रहा है, इसमें एक अवयव है, तो 2 का 4 के साथ और 3 का 4 के साथ। ठीक है, यहाँ पे बच्चों आपके सामने आंसर है 2 और 4, 2 और 4 और साथ ही साथ कितना था 3 और 4। तो मेरा आंसर कितना आ गया 2,4 और जल्दी बताइए 3,4। कैसे आया बच्चों, ए का जो यहाँ पे था, ए में कितना था 2 और 3 था, जबकि बी में उभयनिष्ठ कितना आ रहा था 4 आ रहा था। बी और सी का बच्चों उभयनिष्ठ क्या था 2D का तो ऐसे तो मैं यहाँ पे बिना देखे भी या बिना पेन उठाए भी मैं यहाँ पे आंसर दे सकता था। ठीक है, सबको क्लियर हुआ बच्चों इसका हल, ये आंसर है इसका। चलिए अब बच्चों यहाँ पे लेक्चर्स की हम बात करते हैं और जल्दी से एक 1 मिनट शॉर्ट देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम देखते हैं 1 मिनट रिवीजन कि हमने क्या क्या चीजें पढ़ी। तो सबसे पहले बच्चों हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, कर्मित युग्म पढ़ा। क्लास कैसी लग रही है मुझे जरूर पढ़ा बताइएगा, समझ में आ रहा है या नहीं, नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर क्विज हमसे दोनों नहीं हुई, आपने क्या पढ़ाया ये हमें। ठीक है, और बच्चों अभी तो ध्यान रखना 2 दिन हुए हैं, कल से आईआईटी के क्वेश्चन स्टार्ट कर देना, क्योंकि यहाँ पे मैं लाने वाला हूँ, संबंध स्टार्ट होने वाला है हमारा। ठीक है, तो बच्चों
सबसे पहले मैं बात करता हूं किसकी, कर्मित युग्म की। कर्मित युग्म की बात करूं तो वह युग्म जहां पे क्रम का पहले से ही निर्धारण हो, जैसे x, y आपका एक ब्रैकेट में दे देंगे, छोटे ब्रैकेट में, और बीच में कोमा लगा देंगे, तो ये कर्मित युग्म को रिप्रेजेंट करता है। क्या कर्म यहाँ पे बदल सकते हैं? मैं बोलूंगा नहीं, कभी भी a, b नॉट इक्वल टू होगा b, a के। ठीक है, यहाँ पे अगर दो कर्मित युग्म बराबर हो तो ध्यान रखना इनका प्रथम घटक और दूसरे का द्वितीय घटक दोनों बराबर होंगे। प्रथम घटक पहले और दूसरे का प्रथम घटक और पहले और दूसरे का द्वितीय घटक दोनों बराबर होंगे अगर दो कर्मित युग्म बराबर है। इसके बाद बच्चों हमने बात की थी कार्तीय गुणन, समुच्चयों का कार्तीय गुणन मतलब a क्रॉस b। अब a क्रॉस b की अगर मैं बात करूं बच्चों तो यहाँ पे दो अरिक्त समुच्चयों में कर्मित युग्मों का संग्रह, दो, ध्यान रखना बच्चा, कार्तीय गुणन, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन क्या होता है, उन कर्मित युग्मों का संग्रह जहां से प्रथम घटक a से लिया गया हो और द्वितीय घटक b से लिया गया हो, तो इसको हम a क्रॉस b कहते हैं। मतलब समुच्चय a के सभी अवयवों का समुच्चय b के साथ क्या हो बच्चों, कर्मित युग्म बनाए। क्या बनाए, कर्मित युग्म बनाए, देन इट्स कॉल्ड द, क्या, जल्दी बताइए, इसको हम क्या कहेंगे बच्चों, कार्तीय गुणन कहेंगे। ठीक है, कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या, ए में अवयवों की संख्या गुणा बी में अवयवों की संख्या, और हमने इसके उदाहरण देखे। चलिए बच्चों, कल की अगर मैं क्लास की बात करूं, इससे पहले होमवर्क की बात कर लेते। तो होमवर्क में बच्चों आपको ये क्वेश्चंस करना है, और आगे के यहाँ पे क्वेश्चंस मैंने अपलोड कर लिए फाइल, आप वहां से होमवर्क कर सकते हैं। और बच्चों कल के लेक्चर्स में हम संबंध के बारे में बात करने वाले, संबंधों का प्रांत के बारे में बात करने वाले, संबंधों के परिसर के बारे में बात करने वाले। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ध्यान रखिएगा और डाउट नेट के साथ बच्चों जुड़े रहिए। हमें यहाँ पे बच्चों IIT JEE क्रैक करनी है तो हमें रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। जी हाँ, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर बच्चों।